जय हिंद, जय हिंद सभी को। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सविता जी, सोनाली जी, हाशमी जी, प्रिया जी, सभी को गुड इवनिंग। चलिए ठीक है, सभी का इस शिक्षा संवाद समूह में स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं कि सबसे पहले इसमें जूम क्लासेस में लाइव क्लासेस हम लोग लेते हैं, जिसमें हम लोग अपनी बातों को डिस्कस करते हैं। फिर इसके बाद यूट्यूब पर रिकॉर्डेड वीडियो आते हैं, जो कि पिछली पिछली क्लास हम लोग की प्रकृतिवाद थी, जिसमें हम लोगों ने इसके बेसिक कंसेप्ट को थोड़ा बहुत जाना था। उससे रिलेटेड टॉपिक डिस्कस थी, जिसमें हम लोग तैयारी कर रहे हैं। सब्जेक्ट हम लोग का जो है सब्जेक्ट है एजुकेशन है, ठीक है, एजुकेशन है, जिसमें हम लोग एनटीए, यूजीसी नेट, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजीटीपी और जो पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम होता है, उन सभी चीजों के लिए हम लोग तैयारी यहाँ पर कर रहे हैं। जिसके अंदर हम लोगों ने अभी तक यूनिट, ठीक है, जिसके अंदर अभी तक हम लोगों ने यूनिट फर्स्ट डिस्कस किया है। यूनिट फर्स्ट में सेक्शन ए को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। सेक्शन ए में इंडियन फिलोसफी थी, इंडियन फिलोसफी से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस हो गए हैं हम लोगों ने। डाउट क्लियरिंग सेशन भी कर लिए। इसमें कुछ बचता है मिक्स क्वेश्चन, ठीक है, मिक्स क्वेश्चन कल मॉर्निंग में या इवनिंग में करा दिया जाएगा। उसी के साथ सेक्शन बी में हम लोग चल रहे हैं। सेक्शन बी आपका वेस्टर्न फिलोसफी से बिलोंग करता है, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने आइडियलिज्म, रियलिज्म, मतलब आदर्शवाद और यथार्थवाद, इन दोनों से चीजों को डिस्कस कर लिया है। अब यहाँ पर हम लोग चल रहे हैं नेचरलिज्म से, ठीक है, नेचरलिज्म से। लेकिन उससे पहले हम लोगों की जो क्लासेस होती हैं वो एक वार्म अप क्लास होती है, छोटी सी क्लास होती है, जिसमें हम लोग पिछली कक्षाओं में पढ़ी हुई चीजों से रिलेटेड बातों को डिस्कस करते हैं। क्लियर, डिस्कस करते हैं। तो अब बताओ, क्या आप सभी लोग तैयार हो डिस्कस करने के लिए? पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, बताओ सभी लोग। हेलो, तैयार हो जी ना सभी सर। लोग? चलो, सभी लोग तैयार हैं? बताइए सभी लोग एक बार, कौन कौन जुड़ा है? यस प्रिया जी, हाशमी जी, यस। और सोनाली जी, 4 लोग जुड़े हैं ना? चलो चारों लोग बताओ, 4 लोग इसके। सबसे पहले हम लोगों को बताएंगे कि पेस्टोलॉजी, ठीक है, पेस्टोलॉजी ने कौन से शिक्षण विधि दी थी या तरीका दी था? अभ्यास और पुनरावृत्ति। ठीक है, अब वन बाय वन बताएंगे। सबसे पहले हाशमी जी हमको बताएंगे अभ्यास और पुनरावृत्ति की जो बात करी, तो क्या इन्होंने सही बोला है या गलत बोला है? हाशमी जी बताएंगे हमको। मेरी आवाज आ रही हाशमी जी को? हाशमी जी बोलिए। नहीं आ रही उनको आवाज मेरी। सविता जी आप बताइए, म्यूट पेस्टोलॉजी की है, हुई है सर। बताइए सविता जी आप बताएं। बोलिए। जी सर। हाँ बताइए, पेस्टोलॉजी ने कौन सा मेथड दिया था? सर नहीं आ रही ये वाला, याद नहीं आ रहा एस्ट्रोलॉजी है? वाला। और सोनाली आप बताओ। सर इसमें हम नहीं देखे थे, हमको भी याद नहीं है वाला। देखिए, अभी आप लोगों ने शायद ध्यान नहीं दिया, प्रिया जी ने एकदम साफ सुथरी आवाज में बोला था। क्या बोला था प्रिया जी, हाँ फिर से लेकिन बताइए। पढ़े नहीं है जी ना सर, सर, आपने तो बोला कैसे बता? आपने पूछा ना अभ्यास ये और सही पुनरावृत्ति है, जब विधि। पढ़े प्रैक्टिस रहते तब एंड, बताते हाँ, कि हाँ, उन्होंने बताया। प्रैक्टिस एंड रेपिटेशन प्रैक्टिस की, एंड, यस सर। जी सर। रेपिटेशन की बात आई थी। जी सर। रेपिटेशन की बात थी, मतलब अभ्यास और पुनरावृत्ति की बात करी थी। ठीक है, फिर इसके आ जाता है हर्बार्ट का नाम। ठीक है, हम जिसका नाम बोलेंगे वही बताएगा। हर्बार्ट का नाम ये आता है, ठीक है, किसका नाम आता है? हर्बार्ट का। तो अब आप बताने वाले हर्बार्ट का, देखते हैं किस किस पाली में जाता है ये। हाशमी जी जब आपको मेरी आवाज सुनाई दे तो आप बोलिएगा जरूर, ठीक है। चलिए, अब सैलरी बताएंगे हम लोग को, हर्बार्ट ने कौन सी विधि दी थी? हर्बार्ट ने या हर्बर्ट ने, बताइए कौन सा मेथड दिया था हर्बार्ट ने?
बताइए, शैली को आवाज आ रही है जी? बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ सर। हर्बार्ट ने कौन सी विधि दी थी? सर हमको याद नहीं है। आप लोगों ने रिवीजन नहीं किया है। ये आपकी सर निर्देशन हेडोनिस्टिक सर हमने नहीं किया है। हेडोनिस्टिक थ्योरी। निर्देशन नहीं, विधि इंस्ट्रक्शन मेथड। जिसको बोलते हैं इंस्ट्रक्शन मेथड। इंस्ट्रक्शन मेथड। इंस्ट्रक्शन मेथड। ठीक है, मेथड की सर बात वो हम लोग हर्बर्ट करते हैं। स्पेंसर वाला। सर ये हर्बर्ट स्पेंसर ही है ना? हाँ हर्बार्ट की है, हर्बार्ट की है। हर्बर्ट स्पेंसर अलग ओके हो ना, सर। हर्बार्ट की। अब यहाँ पर आता है एक क्वेश्चन आएगा हीगल का। हीगल का, ठीक है, तो हीगल का देखते हैं कौन बताएगा। हाशमी जी, आपको मेरी आवाज आए तो सर तुरंत मैं बताऊं? बताइएगा। वेट, हाँ सर हाशमी ये जी पता है। द्वंद्वात्मकता क्या है इसका? द्वंद्वात्मक। ठीक है ठीक है। अब हीगल का बताएंगी। हाशमी जी बता रही है, हीगल क्या बता रही हैं? द्वंद्वात्मक। द्वंद्वात्मक तो मैंने नहीं पढ़ा। लॉजिक। द्वंद्वात्मक मैंने नहीं लॉजिकल पढ़ा। मेथड। इन्होंने कौन सा किया, हम मौका देंगे। सविता जी आप बताओ कि इन्होंने कौन सा, हीगल ने कौन सा दिया था? लॉजिक मेथड ये याद लॉजिकल है। मेथड, यस। ठीक है, कि कौन सा सर लॉजिकल मेथड दिया था। उन्होंने भी गलत नहीं बताया। द्वंद्वात्मक तर्क होता है इनका, पूरा यही है। द्वंद्वात्मक तर्क को डायलेक्टिक मेथड बोलेंगे ना, क्या बोलेंगे? जी जी जी। हाँ, डायलेक्टिक मेथड नहीं वो बोलेंगे। तो अगर चलिए, तब तो दूसरे का हो जाएगा। नहीं, द्वंद्वात्मक द्वंद्व जहां पर होगा, द्वंद्व के लिए कहीं ना कहीं दूसरा चीज द्वंद्व डायलेक्टिक जो होता है। अगर आपसे हम कहें कि डायलेक्टिक मेथड किसका है, बताओ बताओ, डायलेक्टिक मेथड किसका है? मैंने बताया है। सर प्लेटो का। प्लेटो का। ठीक, डायलेक्टिक प्लेटो का। मेथड। प्लेटो सर। ठीक है, डायलेक्टिक मेथड जो है प्लेटो का है। ठीक है, डायलेक्टिक मेथड किसका है? प्लेटो का है। जिसको डायलेक्टिक को हम लोग क्या बोलते हैं? संवाद विधि। हाँ तो संवाद। संवाद विधि हमारी बोलते क्लास। हैं। ठीक है, लेकिन इन सबका उद्गम कहां पर हुआ, किसने किया? तो सबसे पहले जो थिंकर थे, सबसे पहले जो माने गए थे, वो थे सुकरात, जिसको सुक्रोटीज कहते हैं ना। सुकरात। सुकरात ने क्या किया था? क्वेश्चन क्वेश्चन किया था। ठीक है, अब आपसे कोई, हाँ, प्रश्न विधि। इनका नहीं भूलता सर, इनका याद रहता है। हाँ, और फ्लोबेल का याद रहता है। क्वेश्चन मेथड होता है। तो यहाँ पर इतनी चीजें थी यहाँ पर। तो ये सब की सब चीजें हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में पढ़ रखी हैं, समझ रखी हैं। अब यहाँ से आगमन निगमन विधि भी तो बेकन की। जी, नहीं आगमन निगमन। अरिस्टोटल की है। देखिए, आगमन जब निगमन कभी अरिस्टोटल आप की। देखिए, हम आपको बता रहे हैं, जब कभी यहाँ पर प्रश्नों का कैसे हम लोगों को सॉल्व करना है, ये तरीका जान लो। जब कभी आगमन और निगमन दोनों एक साथ आ जाए तो हम लगाएंगे अरस्तु। लेकिन अगर केवल आगमन विधि को पूछेगा तो लगाएंगे बेकन को। क्लियर? ये यहाँ पर ये चीजें हम लोग को ध्यान में रखना है कि दोनों जब एक साथ पूछी जाती है तो अरस्तु का नाम लिख दीजिए सर, इस पे लिख दीजिए, इसका वो लिख लेंगे फिर हम। क्या कहते हैं? लिख दीजिए बोर्ड पर लिख दीजिए। अच्छा, आगमन और निगमन। ठीक है, जब कभी ये कंडीशन आएगी तो इसको लिए लिखेंगे अरस्तु। ठीक है, अरस्तु का नाम आएगा। लेकिन केवल आगमन की बात करेंगे तो बेकन का नाम आएगा। नहीं सर, आपने बताया था केवल आगमन की बात करेंगे तो अरस्तु, और निगमन की बात करेंगे तो बेकन। नहीं, यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे तो जब कभी अरस्तु ने जब बात करी थी तो हम लोग जब यथार्थवाद पढ़ते हैं तो वहां यथार्थवाद में आगमन और निगमन दोनों की बात करिए। लेकिन अगर पूछा जाए कि अरस्तु के द्वारा, तो अरस्तु के द्वारा मैंने बताया था एक चीज, आगमन बताया था। बिल्कुल सही बता रही कि यहाँ पर हमने इनके लिए आगमन बताया था। ठीक है, यहाँ पर आगमन बताया था अरस्तु के लिए।
अगर पूछा जाए तो निगमन अरस्तु, कैसे देखेंगे ठीक है। कैसे? लेकिन यहीं पर एक क्वेश्चन और बनता है कि फिर निगमन किसके लिए जाएगा, ठीक है। तो यहीं पर हम लोग डाउट भी दूसरा भी क्लियर करेंगे, निगमन किसके लिए जाएगा, फिर बेकन के लिए जाएगा। किसके लिए आएगा, बेकन के लिए। तो यहाँ पर ये दोनों चीजें क्लियर होगी। लेकिन यहीं पर एक क्वेश्चन और बनता है कि आदर्शवाद कौन सा मानता है, आगमन विधि मानता है कि निगमन विधि मानता है। तो यहाँ पर आदर्शवाद हमेशा निगमन विधि मानेगा, जबकि यथार्थवाद कौन सी विधि मानता है, तो यथार्थवाद आगमन विधि मानता है। हाँ, अब आप लोग एक एक करके बोलिएगा। निगमन में सर एक्सपीरियंस के थ्रू दिया जाता है, नॉलेज जो गेन किया जाता है एक्सपीरियंस के थ्रू दी जाती है, बट आगमन में हम करेंगे मैथमेटिकल के थ्रू। ठीक है, वही सिद्धांत निकालेंगे ना सर इसमें, देखिए वो सबसे पहले देखिए हम लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, उसके लिए मैं बता दे रहा हूँ सरल तरीके से। जब कभी आगमन और निगमन दोनों विधियां एक साथ पूछी जाए तो आप अरस्तु का नाम लगाओगे। इन केस अगर केवल आगमन विधि पूछी जाती है तो अरस्तु का नाम, निगमन केवल निगमन विधि का पूछा जाएगा तो आप बताओ किसको, बेकन का नाम बताओगे। लेकिन अब यहीं पर दो क्वेश्चन और बनेंगे कि आदर्शवाद आइडियलिज्म कौन सा मानता है, तो आइडियलिज्म जो है ये आपका डिडक्टिव मेथड मानता है, ठीक है, निगमन विधि को मानता है। जब हम पूछेंगे कि आगमन विधि को, इंडक्टिव मेथड को कौन मानता है, तो हम बताएंगे आगमन विधि को यथार्थवाद मानता है। क्लियर। तो यहां से जो क्वेश्चन बनेंगे क्या बनेंगे, 1 2 3 3 2 5 क्वेश्चन बनेंगे। 5 क्वेश्चन यहाँ पे आपके सॉल्व हो रहे हैं। क्लियर है, डाउट बताओ। जी सर। है ना, यहाँ पे जितने भी डाउट्स क्लियर होने थे सब क्लियर मैंने कर दिए हैं आपको, ठीक है। अब आगे चलते हैं 1 by 1। जस्ट सेकेंड। आगमन को इंडक्टिव बोलेंगे ना सर? आगमन को इंडक्टिव और निगमन को डिडक्टिव। हाँ, इससे पता नहीं क्यों कंफ्यूजन बना रहता है। ये कुछ चीजें ऐसी हैं ना, आ के बाद ई आता है ना, ऐसे जोड़ लीजिए ना, आ के बाद ई आता है, एक कर लेंगे तो दूसरा आ जाएगा। हाँ, ऐसे सेम वही वो नहीं, साइको एनालिटिकल मेथड है फ्रायड का, जो इलेक्टा और वो है। साइको एनालिटिकल मेथड किसका है वो सर? उसमें नहीं इलेक्टेड माँ के प्रति और पिता के प्रति वो सब नहीं है, सिगमंड फ्रायड का। तो सर उसमें बड़ा सिगमंड फ्रायड का, लेकिन हाँ बिल्कुल, उसमें हम चीजों को देखते हैं ना। जब केपी पांडे सर की जो बुक पढ़ेंगे ना, तो उसमें हम देखेंगे, उसमें मतलब हेगल का जो मतलब द्वंदात्मक तर्क दिया हुआ है, आप उसको लाइन देखेंगे, 143 पेज पे है जी, आप देखिएगा। सर आगमन और निगमन अगर पूछा जाएगा तो अरस्तु का ही नाम रहेगा ना? बताया मैंने ना कि अगर दोनों एक साथ नाम पूछे जाते हैं तो अरस्तु, सिंगल पूछे जाएंगे तो उसका बता ही दिया मैंने। ठीक, चलो सर फिलॉसफी के लिए और कौन सा लेना ठीक रहेगा सर? क्या चीज सर? फिलॉसफी के लिए बोल रहे हैं कि और कौन सा लेना ठीक रहेगा? मेरे पास सर रमन बिहारी लाल। ठीक कोई नहीं लेगा। हाँ, बेसिक चीजें आप लोग पढ़ चुके हो। अगर आपको इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश में अच्छे राइटर्स होते हैं, उसमें आपको जब कभी देखना हो तो उसके लिए हम बता दें। आपको हिंदी में चाहिए कि इंग्लिश में, पहले ये बताओ हमें। सर हिंदी भी चलेगा, इंग्लिश भी चलेगा। हिंदी ज्यादा बेटर रहेगा सर, पढ़ने में आसानी ज्यादा बेटर रहेगा। हाँ। बेसिक कांसेप्ट के लिए रमन सर है। हाँ। फिर उससे थोड़ा सा ऊपर आप उठोगे, के ओड है आपका, फिर उससे थोड़ा सा ऊपर उठेंगे आप तो आपका केपी पांडे समझ में नहीं आता। फिर आपकी उससे थोड़ा ऊपर ज्यादा चीजें आपको चाहिए तो गिरीश पिचौरी सर की पढ़िए। फिर उससे ऊपर उठेंगे तो आर.एस. शर्मा सर की किताबें। तो बहुत सी किताबें हैं, ठीक है। तो जिसको भी पढ़ो, एक बार पढ़ लो, 2 बार पढ़ लो, काफी चीजें मिल जाती है। हाँ, ये नहीं कह सकते कि एक ही किताब आपके ज्ञान या आगे भविष्य के लिए पर्याप्त है। जब एक किताब आप कंप्लीट कर लो तब दूसरी किताब को करो। तो इसके लिए आपको बेटर है कि आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो, या आपके कॉलेज जो लाइब्रेरी हो वहां से 1 by 1 पढ़कर अपने नोट्स बनाते जाओ, ठीक है। तो ये भी कर सकते हैं लोग। जी सर, जी।
ठीक है। चलो अब हम लोग चलते हैं, उस दिन हम लोगों ने नेचरलिज्म की बात करी थी, तो नेचरलिज्म में काफी कुछ चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। हम लोगों ने उसके बेसिक कंसेप्ट को पढ़ लिया था, रूसो कौन थे, रूसो से रिलेटेड हम लोगों ने इमाइल जोला के बारे में पढ़ लिया था। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था इसमें नेचरलिज्म में सबसे पहले हमने फादर इनके पूछे थे। फादर इनके कौन है? इमाइल जोला है। फिर इसमें मुख्य रूप से बच्चे को कैसे फ्रीडम दी जाती थी, किसमें फ्रीडम? नेचर में घूमने फिरने, नेचर से सीखने के लिए दी जाती थी। जब इतनी चीजें करी गई तो यहाँ पे टीचर सेंटर्ड ना होके स्टूडेंट ओरिएंटेड या लर्नर सेंटर्ड हो गया था। इसमें निगेटिव एजुकेशन की भी बात करी गई थी। निगेटिव एजुकेशन होता क्या है ये भी आज हम लोग डिस्कस कर लेंगे। फिर सेल्फ एक्सप्रेशन की बात करी थी इसमें, कि सेल्फ एक्सप्रेशन का मतलब कि अगर पेड़ पर चढ़ना सीखना है तो उसके लिए कोई ट्रेनर की आवश्यकता नहीं है। बच्चा पेड़ पर, जो गांव में रहते हैं उनको नदी में तैरना, पेड़ पर चढ़ना, उछलना कूदना फांदना ये सब नहीं सिखाया जाता, जबकि शहर में रहने वाले बच्चों के लिए एक उनको पर्टिकुलर ट्रेनर की आवश्यकता पड़ती है, ट्रेन करना पड़ता है उनको हर चीजों के लिए। लेकिन गांव देहात में ऐसी आवश्यकता नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि वो वातावरण के साथ स्वयं घुले मिले रहते हैं। देखा होगा हम लोगों ने और आप लोगों ने भी, ठीक है। ऐसी बहुत सी तमाम चीजें होती है जो कि बात करती का। हम लोगों ने जब इसकी पढ़े थे तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में पढ़ा था कि वहां पर प्राकृतिक वातावरण में शिक्षा दी जाती तो ज्यादा समझ में आती ज्यादा चीजें। फिर प्रिया जी ने भी कुछ एग्जाम्पल्स दिए थे बताने के लिए। फिर इसी चीज से संबंधित ये हुआ कि जब कभी हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोगों के सिलेबस में टूर होता है। एमए में जो लोग बच्चे पढ़ते हैं हमारे साथ, वहां पर एजुकेशनल टूर गया था हम लोगों का। तो वहां पर टूर में सबसे महत्वपूर्ण था हम लोगों का जैन मंदिर जाना। मुझे खूबसूरती के मामले में अगर पूछा है तो मनगढ़ ज्यादा बेहतर था, लेकिन ज्ञान के अगर उद्देश्य से हम जाते तो ज्ञान के उद्देश्य से हमारा जैन मंदिर जो हम लोग गए थे वहां पर वो ज्यादा अच्छी थी। क्यों? क्योंकि वहां पे 24 के 24 जितने तीर्थंकर थे उनकी मूर्तियां लगी थी, प्लस उन्होंने किस प्रकार के चिन्ह को लेकर अपने बातों को आगे बढ़े उसके बारे में भी वहां पर थी। तमाम ऐसी चीजें थी जो ज्ञानवर्धक चीजें हमको देखने को मिली। सर आपका टूर कैसा गया? कहाँ पे है सर ये मंदिर? ये इलाहाबाद में एक अंदावा मोड़ है, वहीं पर है जैन मंदिर, जिसमें 24 तीर्थंकरों की फोटो लगी है, प्लस उन्होंने उनका नाम लिखा है। प्लस हम वीडियो भेज देंगे आपको बना के ना, वीडियो भेज देंगे बना के वीडियो, ठीक। उसके सर नाम क्या बताया जहाँ से मुड़ते हैं जैन मंदिर के लिए? ऋषभ देव का जैन मंदिर है ना, अंदावा मोड़ के पास। इलाहाबाद अलावा मोड़, अंदावा अंदावा मोड़, ठीक है। वहां पे ऋषभ देव से लेकर महावीर स्वामी तक जितने तीर्थंकर थे सबके बारे में था। और सबसे मुख्य विशेषता थी कि कौन किसने किस चिन्ह को लेकर चला था आगे। तो ऐसी तमाम चीजें थी, मैंने उसका वीडियो बनाया छोटा सा, वो हम आपको शेयर कर देंगे ग्रुप में, ताकि आप वन बाय वन उसको लिख लो। अभी नहीं, कभी भविष्य में काम देगा। हाँ भेज देंगे। फिर इसके बाद हम लोग गए थे, एक श्रृंगेश्वर मंदिर था, श्रृंगेरपुर होता है, जहां पर उन्होंने कहानी बताई थी। वहां के पंडा पुरोहित जो लोग थे उन्होंने बताया कि जब दशरथ जी को अयोध्या से 14 वर्ष के वनवास के लिए जाना पड़ा था, तब वहां पर केवट आया, केवट ने ही वहां पर छोड़ा था। छोड़ने के बाद वहां पर जानकी जी ने पूजा करी श्रृंगेर देवी की। तो और उन्होंने कहा था कि यार हम सकुशल लौट आएंगे वापस तो हम आपकी पूजा करने के बाद ही जाएंगे। तो ऐसे वो विख्यात हुआ। फिर मनगढ़ जो था, मनगढ़ एक कृपालु महाराज जी द्वारा बनाया गया है, जो कि ट्रस्ट के द्वारा बनाया गया है ना, नाम उनका होता है, लेकिन बहुत से लोगों ने उस मंदिर को बनवाने में हाथ लगाया है। तो एक ट्रस्ट के द्वारा बनाया गया मनगढ़, जिसमें बहुत अधिक लाइटिंग की, बहुत ज्यादा जगह को घेरा गया है। ऐसा वहां पे सुनने को मिला जो कृपालु महाराज जी का जो गांव था, उस गांव के उन गांव के लोगों को धीरे धीरे कहीं और शिफ्ट किया गया। शिफ्ट क्या मतलब, उनको अच्छी जगह रहने की व्यवस्था करिए, और जहां पर वो रहते थे उस बड़े से गांव को एक
धार्मिक स्थल पर बदलने का पूरा प्रयोजन चल रहा है, अभी पर काम चल रहा है। तो मेरे हिसाब से तो ये सही नहीं है, बाकी और जो लोग जो देखे वो उनके हिसाब से। दरअसल उन्होंने धार्मिक स्थल बनाया है, साथ ही साथ उन्होंने ऐसे विद्यालय का निर्माण भी किया है जहां पर निःशुल्क शिक्षा मिलती है, नर्सरी से लेकर डिग्री कॉलेज तक बनाया है। उन्होंने हॉस्पिटल्स बनवाए, सबके सब बनवाए तो है, लेकिन ट्रस्ट के द्वारा बनवाए हैं, ठीक है। सभी लोगों ने दान पुण्य किया, उस दान पुण्य के द्वारा वो बना है। तो ऐसा तो बोलना क्या उचित है अनुचित है वो ठीक है। बाकी हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, ठीक है। देखने के लिहाज से काफी खूबसूरत है, लेकिन मेरे मन को काफी ये चीजें और इसलिए लगी कि ट्रस्ट के द्वारा बनवाया गया ना। समाज में और भी चीजें हैं, और भी चीजों को करने के लिए बाबा साहब को नहीं करा, तो बहुत सी तमाम चीजें, बाकी छोड़िए। चलिए, हम नेचरलिज्म की बात हम लोग कर रहे थे, तो हम लोग कर रहे थे रूसो की बात। क्यों? क्योंकि रूसो की ही फिलॉसफी को हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, ना कि इमाइल जोला को हम लोग पढ़ेंगे। रूसो की एक खास कहानी मैंने आपको बताई थी कि वह स्त्रियों से घृणा क्यों करते थे। वह उस समय के उनकी मम्मी खत्म हो गई। हाँ, उस समय को देखते हुए उनका पॉइंट ऑफ व्यू सही था, ठीक है। उस समय को देखते हुए उनका पॉइंट ऑफ व्यू सही था, इसलिए उनके पॉइंट ऑफ व्यू को हम लोग देखेंगे। लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने और भी बहुत सी चीजें देख ली थी ना। अब हम लोग मेटाफिजिक्स की तरफ आने वाले थे ना सबसे पहले। जी सर, आपने ये सब बता दिया था, रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में बताया, फिर रूसो के बारे में बताया, और कितने इनके एक्सपोनेंट थे वो लिखा दिए थे, नाम लिखा दिए थे। हाँ, फिर इसमें और हमने बताया था कि इनके फंडामेंटल प्रिंसिपल्स बताए थे कि प्रकृतिवाद के मौलिक सिद्धांत थे। तो कुछ सिद्धांतों में उन्होंने बोला कि दिस वर्ल्ड इज अ नेचुरल क्रिएशन, मतलब यह संसार एक प्राकृतिक संरचना है। तो ये इनके सिद्धांत में आता है। इन्होंने भौतिक संसार को ही सत्य माना है, इससे परे कोई आध्यात्मिक संसार है नहीं। मतलब इन्होंने फिजिकल वर्ल्ड को माना है। अब फिजिकल वर्ल्ड बना किससे है? नेचुरल एलिमेंटों के मिलने से जो बना है उसको फिजिकल वर्ल्ड इन्होंने बोला है। इन्होंने आत्मा को, जो आत्मा चेतन भौतिकवादी पदार्थ है, आत्मा को भी इन्होंने किससे बताया कि यह प्रकृति द्वारा ही निर्मित है। बोल रहे सोल इज कॉन्शियस मेटेरियलिस्टिक सब्सटेंस की बात इन्होंने बोली। फिर बोला इन्होंने ह्यूमन इज बेस्ट क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड। इन्होंने बोला है कि मानव जो है संसार की सर्वोत्तम रचना है। ऐसा किसी भी फिलॉसफी में आपको जल्दी पढ़ने को नहीं मिलेगा ये लाइन कि ह्यूमन इज बेस्ट क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड, कि मानव संसार की सर्वोत्तम रचना है। तो ये प्रकृतिवादी वाले बोलते, आदर्शवाद वालों नहीं बोला, यथार्थवाद रियलिज्म ने नहीं बोला, प्रैग्मेटिज्म प्रयोजनवाद वालों ने नहीं बोला। बोला किसने? नेचरलिज्म ने। क्या बोला है? बोला है ह्यूमन, पॉइंट्स है। हाँ, ह्यूमन इज द बेस्ट, ठीक है, कह रहे कि ह्यूमन इज द बेस्ट क्रिएशन, ठीक है, ह्यूमन इज द बेस्ट क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। ये लाइन याद रखना है। क्या लाइन है कि मानव संसार की सर्वोत्तम रचना है। अब ऐसे ही ये क्वेश्चन नंबर डाल लो और आंसर आपके सामने दिखेगा। क्वेश्चन भी बन गया, मानव संसार की सर्वोत्तम रचना है, सर्वोत्तम रचना है। तो हम लोगों को इसकी अंतर्गत पढ़ने को, देखने को, समझने को मिलता है। ठीक, फिर इसके बाद उन्होंने बोला है कि मानव विकास जो है एक प्राकृतिक क्रिया है। क्या इन्होंने बोला कि ह्यूमन डेवलपमेंट इज ए नेचुरल एक्शन। आप लोग और हम लोग देखते हैं कि प्रकृति के अनुसार ही समय दर समय हम लोग बदलते रहते हैं। हम बचपन में रहते हैं तो गोल मटोल दिखते हैं, कुछ बड़े होते हैं तो चेहरे का लंबाई बढ़ जाती है, फिर कुछ समय बाद हम लोगों की आवाजें बदलती हैं। तो एक निश्चित समय पर हर चीजों का बदलना ये प्राकृतिक नेचुरल क्वालिटीज है, ठीक है, नेचुरल एक्शन है। फिर इन्होंने बोला कि
मानव जीवन का उद्देश्य सुखी जीवन जीना है। क्या जीना है? इन्होंने बोला है कि द पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ इज टू लाइफ लाइफ हैप्पीली, मतलब इन्होंने हैप्पीली लाइफ के बारे में बोला है। हैप्पीली लाइफ के बारे में बोला है, हैप्पीली लाइफ के बारे में बोला है, ठीक है, कि सुखी जीवन जीना है। इन्होंने बोला है कि आरामदायक जो जीवन के अगर हम लोगों को आरामदायक बहुत सुखवादी जीवन जीना है तो उसके लिए प्रकृति का जो प्राकृतिक जीवन है वही सर्वोत्तम जीवन। इन्होंने बताया कि अगर आपको आराम बहुत अच्छे तरीके से जीना है तो आप प्रकृति के साथ जुड़े रहिए, मतलब सुबह सुबह आप व्यायाम करिए, योगा करिए, प्राकृतिक वातावरण का आनंद लीजिए। यदि जो लोग सूर्योदय से पहले नहीं उठते हैं, सूर्योदय के बाद उठते हैं, तो शुरुआत में कुछ समय तक तो उनको लगता है कि हम बीमार नहीं हो रहे, लेकिन जब 40+ होते हैं हम लोग या जो लोग, तब उनको इस प्राकृतिक चीजों का आभास होता है। यदि हम पहले से ही इन सब चीजों के साथ चलते हैं तो 40 के बाद भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम लोग अभी तो बहुत आराम से सोते हैं, मजे करते हैं कि अरे सब लोग कहते हैं बेवकूफ है, झूठ बोलते हैं कि सुबह उठो दौड़ो कूदो तो अच्छा होगा। कोई भी चीज है वो एक बार में नहीं मिलती, कहते ना एक एक बूंद से घड़ा भरता है, उसी प्रकार डेली वातावरण से जब हम और आप जुड़े रहेंगे तो हम लोगों को उसका फायदा धीरे धीरे मिलता है, एकाएक नहीं मिलता कि अचानक आपने आज खाया कल आपको आराम मिला। अंग्रेजी दवा नहीं है ये थोड़े थोड़े समय में आपको चीजें मिलती हैं। और जब प्रकृति के रूप में अगर आप उनके रूपों को जानोगे तो बहुत ही चीजें आपको मिलेंगी देखने को। फिर ये बोलते हैं कि प्राकृतिक जीवन में स्थितियों में, मतलब प्राकृतिक जो जीवन होता है उन स्थितियों में क्षमता, समायोजन और नियंत्रण का महत्व दिखाई देता है। ठीक है, अब देखिए, अब जो ऋतुएं होती हैं, जो समय होता है उनका वो बदलने का समय होता है, वो किसी के आवागमन से नहीं होती है। उन्होंने बताया कि हमारे शरीर में भी, हमारा शरीर एक प्राकृतिक संरचना है। जिस तरह से हमारे किसी भी एक शरीर के किसी भी एक पार्ट में कोई कमी होती है तो हमारा पूरा शरीर गड़बड़ हो जाता है, उसी प्रकार प्रकृति भी समझाना चाहती है कि जहां पर मेरी जगह है, मेरी जगह पर अगर आप लोग अपनी दुनिया बसा रहे हो और भौतिक सुखों के लिए बना रहे हो तो हम एक ना एक दिन अपनी जगह तो लेंगे ही ना। जैसे केदारनाथ का केस ले लीजिए, वहां पर जो देवी देवताओं के स्थल जहां पर पानी था, पानी को हटाकर घरों को बनाया गया, लेकिन कुछ समय बाद पानी ने अपनी जगह लेना शुरू किया ना। जब शुरू किया तो जो बने थे वो ढह गए, वो बह गए। तो प्रकृति के साथ खिलवाड़ नहीं करना बल्कि उसके साथ सहयोग के साथ रहना है। इसीलिए समायोजन और नियंत्रण के बारे में हम लोग को बताती है। अब प्रकृति के लक्षण की बात करेंगे तो कहेंगे नेचर इज द अल्टीमेट रियलिटी। ठीक है, नेचर इज द अल्टीमेट रियलिटी। इसकी विशेषताओं के बारे में हम बात कर रहे हैं तो अल्टीमेट रियलिटी क्या है? नेचर। ये बोलते हैं कि मानव प्रकृति की संतान है। हम लोग जो है किसकी संतान है? प्रकृति की। कह रहे कि मैन एंड ऑफ स्प्रिंग, कहेंगे मैन एंड ऑफ स्प्रिंग ऑफ नेचर, मतलब लिख लेंगे ऑफ स्प्रिंग। ठीक, ऑफ स्प्रिंग, ठीक है, ऑफ स्प्रिंग ऑफ नेचर। ठीक है, इंग्लिश में ये वर्ड आएगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑफ स्प्रिंग ऑफ नेचर, मतलब प्रकृति की संतान। क्या लिखेंगे? प्रकृति की संतान, प्रकृति की। सर ये वर्ड्सवर्थ की पोयम है। ऑफिस सर हमारा मोबाइल चार्जिंग पे लगा दे, डाउन इतना पड़ा हमें काम करना। बस सर। हाँ बोले सर आपने एक चीज और बताई थी की पॉइंट में, मानव विकास वाली, वो सर क्या थी? अभी बताएंगे वो। जब हम विकासवादी बात बताएंगे तो जब मेटाफिजिक्स बताएंगे तो मेटाफिजिक्स में आपको यंत्रवादी प्रकृतिवाद पढ़ेंगे, विकासवादी प्रकृतिवाद पढ़ेंगे। तो विकासवादी प्रकृतिवाद में हम लोग डार्विन के 2 सिद्धांत पढ़ेंगे। उस सिद्धांत में हम विकास की
कड़ियां पढ़ेंगे जिसमें सबसे पहले जीव, फिर पौधे, फिर जानवर, फिर मनुष्य, तो वो सब क्रम भी हम बनाएंगे। तो ये इसका आंसर क्या आ जाएगा, नेचर। ठीक है, नेचर हो गया यहाँ पर। तो याद रखिएगा यहाँ पर ऑफ स्प्रिंग, मुझे लगा आपको पता होगा, आप सभी को संतान का मतलब ऑफ स्प्रिंग होगा, लेकिन ये याद रखना है हम लोगों को। ठीक है, कौन, सॉरी यहाँ पर उत्तर मैंने गलत लिखा, यहाँ पर लिखेंगे मानव। ठीक है, क्या लिखेंगे, मानव या मैन या ह्यूमन। ठीक, ये लाइन हो गई। फिर उन्होंने बोला है और भी इंद्रियों को ज्ञान, इन लोगों ने, अब कोई भी चीज है प्रकृति का अगर हमें फील करना है तो हम इंद्रियों के द्वारा ही तो करेंगे। तो इन्होंने बोला सेंस आर द गेटवे ऑफ नॉलेज। अब यहाँ पे ये कंफ्यूजन होगा, क्यों, क्योंकि ये यथार्थवाद भी बोलता है, रियलिज्म भी बोलता है, नेचरलिज्म भी बोलता है, तब हम किसको मानेंगे, तब बात आती है किसको मानेंगे। तो इन्होंने कहा है कि नहीं नहीं, आप इसको हमने सेकेंडरी सोर्सेज में रखा है, प्राइमरी में हमने यथार्थवाद के ही लिए ही माना है कि सेंस आर द गेटवे ऑफ नॉलेज। अगर ये लाइन आती है एग्जाम में तो आप लिख सकते हो कि ये किसका है, रियलिज्म का है, रियलिज्म से इन्होंने सीखा है। तो क्या लिखा है, ठीक, क्या बोला इन्होंने, सेंसेस आर, क्या बोलेंगे, सेंसेस आर द गेटवे ऑफ, गेटवेज ऑफ, ठीक है, गेटवेज ऑफ नॉलेज। ठीक है, गेटवेज ऑफ नॉलेज। यहां पर याद रखिएगा जब इनकी क्वालिटीज में आएगा तो प्रकृतिवाद में डाल सकते हैं, लेकिन कोई ये नहीं कहेगा कि केवल यही मानता है, ये भी मानता है और यथार्थवाद भी मानता है। हाँ, क्वेश्चन कैसे बन सकता है, क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि ये बताइए कौन से ऐसे दर्शन हैं, या कहेंगे यथार्थवाद या नेचरलिज्म और रियलिज्म में कौन इनमें दोनों में कॉमन है। जब ऐसे 3-4 आपको मान लो पहला ऑप्शन एक ये दिया और दूसरा ये 2 दिया, यहाँ पे फिर ये 3 दिया, ये 4 दिया, और कूट बनाने को दे दिया कि इनमें से कौन सा जो है दोनों में मेल खाता है, तो केवल यही उत्तर हो जाएगा जो दोनों में मेल खाता है। ये मानता नहीं है हैप्पी लाइफ के बारे में, हाँ ये बन जाएगा, और ये हैप्पीली लाइफ के बारे में ये भी बनता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। ठीक, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया कि क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं हम लोगों के लिए, क्योंकि इस समय नए नए चीजों को जोड़ रहे हैं ना। क्लियर। अब इन्होंने किताबी ज्ञान का विरोध किया है। ठीक है, इन्होंने किताबी ज्ञान का विरोध किया। इन्होंने बोला है कि शैक्षिक प्रक्रिया में, शैक्षिक प्रक्रिया जब कभी हम अपनाएंगे तो प्रकृति के संसर्ग में ही या उनके अंडर में ही चीजों को हम देखेंगे। क्लियर। तो यहाँ पे इतनी चीजें हम लोग को समझ में आ गई। बताओ सभी को कि कैसे क्वेश्चन बनेंगे, कैसे हमको उनको सॉल्व करना है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि मेटाफिजिक्स की। किसकी बात करेंगे, मेटाफिजिक्स की बात करेंगे। अब मेटाफिजिक्स में देखिए इन्होंने क्या क्या बात करी है। सबसे पहले और जिनका एमए का एग्जाम होने वाला है पीआरएसी प्रोफेसर राजेंद्र सिंह विश्वविद्यालय का, उनमें भी यह सिलेबस आता है। तो उनके सिलेबस में भी ये है, उन लोगों के लिए भी यह क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है जो लोग रिकॉर्डेड वीडियो देखेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, सबसे पहले मेटाफिजिक्स जिसको बोलते हैं हम लोग तत्व मीमांसा, तत्व मीमांसा की बात करेंगे हम लोग। तत्व मीमांसा में इनके एलिमेंट्स के बारे में जानेंगे, इनके नेचर्स के बारे में जानेंगे। तो ये बोलते हैं ए वर्ल्ड व्यू, ये बोलते हैं ए वर्ल्ड व्यू विच होल्ड दैट देयर इज नथिंग बट नेचुरल एलिमेंट्स, प्रिंसिपल एंड relations of the kind studied by the natural science। मतलब ये क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं यह जो है एक विश्व, यह जो है एक विश्व दृष्टि, ठीक है, यह जो है एक विश्व दृष्टि जो यह मानती है कि प्राकृतिक तत्वों
सिद्धांतों और प्राकृतिक विज्ञानों द्वारा जो अध्ययन किए जाते हैं वो सब कुछ इसके अलावा नहीं है। मतलब कि ये जो विश्व की संरचना हुई है, इस विश्व की संरचना जो है प्राकृतिक तत्वों में के सिद्धांतों पर हम करते हैं, प्राकृतिक विज्ञानों के द्वारा हम अध्ययन करते हैं, या इसके इन दोनों के अलावा और कुछ भी नहीं है। ये कहता है कि यह अस्तित्व में संबंधित है, यह हम लोगों के अस्तित्व से संबंधित है और अलौकिक अवधारणाओं और जो स्पष्टीकरण है उन सब चीजों को खत्म करता है, उन सब चीजों को खारिज करता है। मतलब अस्तित्व का मतलब जो हमें समझ में आ रहा हो, कह रहा है कि इट डील्स विथ एग्जिस्टेंस एंड रिजेक्ट्स द सुपरनेचुरल कंसेप्ट एंड एक्सप्लेनेशन। किसको रिजेक्ट कर रहा है? अब यहां पे लिखेंगे रिजेक्ट कर रहा है, ठीक है। रिजेक्ट किसको करा इन्होंने? रिजेक्ट इन्होंने करा है सुपर नेचुरल, इन्होंने रिजेक्ट किसको किया? एग्जिस्टेंस को ना, किसको किया? सुपर नेचुरल कंसेप्ट एंड एक्सप्लेनेशन को, सुपर नेचुरल, ठीक है, कंसेप्ट एंड, और दूसरा क्या था आपका? एक्सप्लेनेशन। ठीक, मतलब कि इन्होंने रिजेक्ट क्या किया? इन्होंने अलौकिक अवधारणाओं को और उनसे संबंधित जो स्पष्टीकरण है उन सभी को इन्होंने रिजेक्ट किया है, ठीक है। इन्होंने माना क्या? इन्होंने अगर पूछा जाए कि भगवान के कंसेप्ट के बारे में क्या बताया है, तो आप क्या कहोगे कि इन्होंने भगवान के कंसेप्ट के बारे में क्या बताया? बताओ कोई एक लोग कि भगवान गॉड को इन्होंने क्या माना है कि कंसेप्ट ऑफ गॉड। सर गॉड को नहीं माना, जो कुछ है प्रकृति है, प्रकृति से ना परे है ना जो है ना उस। ठीक, इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला है, उनका मानना है सर कि संसार प्राकृतिक नियमों से संचालित होता है। जी बिल्कुल। इन्होंने माना है कि जो संसार की रचना और इसका मतलब सब कुछ संचालन इसका प्राकृतिक नियमों द्वारा स्वतः यंत्रवत चल रहा है। बिल्कुल। इन्होंने बोला है तरह से जो कुछ भी माना थोड़ा बहुत पता। ठीक, इन्होंने बोला है प्रकृतिवादी ईश्वर जो होता है वह प्रकृति के भीतर है, वह पूरी प्रकृति नहीं है और ना ही प्रकृति से अधिक भी है। मतलब कह रहे कि नेचुरलिस्ट गॉड इज विथ इन नेचर, ही इज नॉट ऑल नेचर नॉर मोर देन नेचर। मतलब वो कहते हैं कि ये प्रकृतिवादी जो ईश्वर है वह प्रकृति के भीतर है, वह ना तो पूरी तरह प्रकृति है और ना ही वह पूरी तरह प्रकृति से बाहर भी है, सब कुछ इसी में ही समाहित है। मतलब जो गर्भ में है, जो उनके गर्भ, देखते हैं यहाँ पर क्या बोला है इन्होंने बोला है कि विथ इन नेचर, मतलब कि गॉड कहां पर है? कह रहे कि गॉड इज, नेचुरलिस्ट, गॉड इज विथ इन नेचर, मतलब इसी के गर्भ में ही पूरी की पूरी चीज छुपी हुई है। केवल प्रकृति, अगर कहें कि पूरी प्रकृति नहीं, कह रहे कि वह पूरी प्रकृति नहीं है और ना ही प्रकृति से अधिक है। तो इन्होंने बोला है कि, कह रहे कि ही इज दैट पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इन नेचर विच इज sufficiently limited to be described as making possible the realization of value and the foundation of all values। मतलब ये कहते हैं कि वह प्रकृति में, वह विशेष, मतलब प्रकृति में यह एक विशेष संरचना है जो मूल्य की प्राप्ति को संभव बनाने में और सभी मूल्यों की नींव के रूप में वर्णित करने के लिए एक पर्याप्त रूप से सीमांकन करती है, हमको एक नियंत्रण देती है। किसी भी चीज को नियंत्रित रूप में कैसे हम सीमित करें, अगर नियंत्रण से अनियंत्रण की तरफ चले जाते हैं तो हमें किसी न किसी समस्या का सामना करना पड़ता है। तो ये एक नियंत्रित, मतलब कंट्रोल चीजों को लेकर कैसे हम उनके संसाधनों को प्रयोग में करें, ये इन्होंने बताया है।
अब कंसेप्ट स्वयं की अवधारणा, मतलब कंसेप्ट ऑफ सेल्फ जब कह रहे हैं कि नियंत्रण करना है, तो नियंत्रण करने के लिए इन्होंने किसी टीचर को तो माना नहीं है। अब नियंत्रण करने के लिए किसको माना है? नियंत्रण करने के लिए भी नेचर को ही माना है। इन्होंने कहा है कि इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा कि द सेल्फ सीम्स टू बी एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंस इन each individual which is constantly developing and changing। मतलब इन्होंने बोला है क्या? सेल्फ, ये कंसेप्ट ठीक है, सबसे पहले आएगा कंसेप्ट ऑफ सेल्फ। कंसेप्ट ऑफ सेल्फ की बात क्या बोली है? ठीक है, कंसेप्ट ऑफ सेल्फ के बारे में देख लेते हैं। कंसेप्ट ऑफ सेल्फ में इन्होंने बोला है सबसे पहले कि स्वयं जो होता है, अगर स्वयं की हम बात करें, कह रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति में अनुभव का एक संगठन प्रतीत होता है। कह रहे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंस, कह रहे ना, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंस इन ईच इंडिविजुअल विच इज कंसिस्टेंटली डेवलपिंग एंड चेंजिंग। मतलब कि यह जो है स्वयं प्रत्येक व्यक्ति में अनुभव का एक संगठन होता है और उससे प्रतीत होता है, होने लगता है उसको, या उसको आभास होने लगता है कि विकास या विकासशील जो हम हो रहे हैं वह बदलता रहता है, चेंजिंग प्रोसेस में होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? डेवलपमेंट चेंजिंग। अब डेवलप हमेशा विकासशील, पूरे भारतीय दर्शन में केवल एक ही विकासशील विकास की बात करता है, तो वो कौन सा दर्शन है भारतीय दर्शनों में? जरा बताओ हमें, आप लोग बताओ कि भारतीय जैसे वेस्टर्न फिलॉसफी में विकासवादी संरचना या विकासवादी सिद्धांत की प्रकृतिवाद करता है। इवोल्यूशन की बात करते हैं ना, इवोल्यूशन की बात, तो वहां पर भी इवोल्यूशन की जब बात कर रहे हैं तो सांख्य दर्शन में करा गया। वही यहाँ पर अगर हम वेस्टर्न फिलॉसफी में जाते हैं तो नेचुरलिज्म इसकी बात करता है। इसलिए यहाँ पर, इसलिए भी ये दोनों एक दूसरे से संबंधित है। ठीक है, दोनों के संबंधों के बारे में हम लोग बात भी जान ले रहे हैं कि कौन कहां पर हम लोग से कोरिलेट होता जा रहा है। फिर उन्होंने बोला है कि मानव स्व जो होता है कि इसको बोलते हैं द ह्यूमन सेल्फ इज सीन बाय नेचुरलिज्म एज एन ऑफशूट ऑफ नेचर एंड नॉट एज स्प्रिंग फ्रॉम बियॉन्ड नेचर। मतलब कि मानव स्व को प्रकृतिवाद द्वारा प्रकृति की एक शाखा के रूप में देखा जा सकता है, ना कि प्रकृति से उत्पन्न होने के रूप में देखे सके। मतलब कि जो ह्यूमन सेल्फ की बात कर रहे हैं ना, ह्यूमन सेल्फ जो है ये एक इसका भाग है, ना कि इससे ये उत्पन्न हुआ है। याद रखना है, आपसे क्या पूछेगा कि मानव स्व जो है प्रकृतिवाद से उत्पन्न हुआ है या प्रकृतिवाद का एक भाग माना जाता है। इस लाइन को लिख लीजिएगा आप सभी लोग, कि लिखेंगे मानव स्व को प्रकृतिवाद के द्वारा क्या माना गया है। या इंग्लिश में लिखेंगे द ह्यूमन सेल्फ। ठीक है, जरूर लिखेंगे इंग्लिश में द ह्यूमन सेल्फ को प्रकृतिवाद द्वारा क्या माना गया है। 2 पॉइंट लिख लेंगे। पहला लिखेंगे प्रकृति से उत्पन्न माना गया है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे प्रकृति के द्वारा प्रकृति का एक भाग माना गया है या प्रकृति की एक शाखा मानी गई है। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग नीचे लिख लीजिएगा। मानव स्व को प्रकृतिवाद की एक शाखा माना गया है। ठीक है, एक शाखा माना गया है। क्लियर है पॉइंट?
अब चलते हैं फॉर्म्स ऑफ नेचुरलिज्म। इसमें आप हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल साइंस की, भौतिक विज्ञान की प्रकृति क्या है। इन्होंने नेचुरलिज्म ऑफ फिजिकल साइंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फिजिकल साइंस में इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया है ठीक है। फिजिकल साइंस से रिलेटेड एक चीजें हम लोग पढ़ेंगे। फिजिकल साइंस दरअसल अभी क्या हुआ कि टूर से रिलेटेड एक ऐसी घटना थी जो मुझे 2 दिन से परेशान कर रही। 2 दिन से ऐसे क्या था कि जब हम लौट रहे थे, लौटने के बाद जब हम घर पहुंचे तो फोन आया कि बच्चा पहुंचा कि नहीं पहुंचा। अब मेरे सामने वो 2 बच्चे हैं, अब उसमें से केवल इसके बारे में पूछा गया, इसके बारे में नहीं पूछा जा रहा है। तो मेरे मन में यही सहज प्रश्न आ रहा, दोनों लड़के हैं, ठीक है। अब दोनों में से इसके बारे में पूछ लिया गया और इसके बारे में नहीं पूछा गया, तो मेरे मन में प्रश्न आ रहा है कि भाई इसके बारे में क्यों नहीं पूछा गया। जब बहुत ही आत्ममंथन किया तो उसके ऐसा पॉइंट निकला जो समाज में इसको हटाने का प्रयास किया तो जा रहा है, लेकिन आज तक ये हट नहीं पाया है और मुझे नहीं लगता कि ये हट भी पाएगा। जब तक हम लोग शिक्षित, पढ़े लिखे आप भी, पढ़े लिखे हम भी, लेकिन जब तक हम, हाँ बिल्कुल सही है, जब तक हमारे मन से ये चीज नहीं हटेगी, हमारे पढ़ने का मतलब ही बेकार हो जाएगा। अब ऐसे सब वहां पर गए थे, वो कृपालु महाराज जी की कहानियां बता रहे थे। अब वो कहानी ऐसी बता रहे थे जो हजम ना हो। वो कह रहे हैं कि बताओ क्या चाहिए आपको, तो जब अंतिम में उत्तर आया कि सबको सुख चाहिए। अब सुख किससे चाहिए, कैसे मिलेगा सुख? अब सुख की अनुभूति की कहानी वो अलग तरीके से बता रहे, और हम बैठे थे, हमने कहा नहीं, सुख इसको कहते ही नहीं। आप सुख के लिए भौतिक सांसारिक चीजों को, एक चीज पकड़ोगे दूसरे की आवश्यकता पड़ेगी, दूसरे को पकड़ोगे तीसरे की आवश्यकता। तो सुख जो भौतिक सुख होता है वो हमें चकागन्नी के तरीके नचाएगा, नचाता रहता है। जबकि रियल सुख जो होता है, रियल हैप्पी लाइफ जो होती है, वो केवल नॉलेज होता है। जिस दिन नॉलेज हो जाएगी कि यहाँ पर जितनी इग्नोरेंस है, सब चीजों को आप इग्नोर कर दोगे तो आपको वहां परेशानी नहीं होगी। तो ऐसी तमाम चीजें होती हैं। हम लोगों की गलती क्या है कि हम लोग कहीं पर जाते हैं तो गलत चीजों को सुनकर वहां पर सोचते हैं कि सामने वाला बोल रहा है उसकी भी सुन लो। अरे भाई क्यों सुन ले। सुकरात की कहानी हम बताएं आपको। सुकरात की कहानी क्या थी कि जब वो एक जज थे, एक जज जो है फैसला सुनाकर आए कि एक व्यक्ति को मृत्यु दंड दे दिया। जब वो बाहर निकल कर आए, उनको जो है कैफेटेरिया में बैठा लिया, कॉफी पिलाकर वो ज्ञान पूछ रहे, सबसे क्वेश्चन करते। उनकी आदत थी क्वेश्चन आयर की। तो उन्होंने पूछा कि ये बताइए, जिसको आप मृत्यु दंड देकर आए हैं, तो ये हत्या का आरोप उस पर लगा है, ये हत्या का आरोप कैसे लगा है, आप इसको बताइए, हत्या होती क्या है? तो उन्होंने बताया जज साहब ने कि एक व्यक्ति जब किसी दूसरे व्यक्ति को मार दे तो वो हत्या कहलाती है। कहे अच्छा ऐसी बात है। तो उन्होंने कहा ये बताओ, जो ये युद्ध हुए हैं, 3-4 युद्ध, जो इतने भी युद्ध होते हैं, तो एक सैनिक दूसरे सैनिक को अगर मार दिया, जब मार दिया और अपने देश में हम लोग हैं, आप जैसे लोग हो, तो उनको फांसी सजा दे दोगे। तो वहां पर जज परेशान हो गए। उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं है, मतलब जहां पर धार्मिक और शांति के लिए युद्ध किया जाए वहां पर उनको नहीं दी जानी चाहिए सजा। तो कहें चलिए ठीक है। फिर कहें कि आपने जिसको अभी मृत्युदंड की सजा देकर गए हैं, अब वहां पर जो व्यक्ति उसको लटकाएगा, ठीक है, जो व्यक्ति उसको लटकाएगा, वहां पर लटकाने वाला भी तो जल्लाद होगा। अब जल्लाद ने तो कुछ किया नहीं। जल्लाद अगर उसको लटकाएगा, जिनको आपने हत्या का आरोप जिसके ऊपर लगा है, जब वो लटकाएगा, लटकाने बाद ये बताओ जल्लाद ने भी तो मारा एक व्यक्ति को। तब वहां पे जो है जज फंस गए। जज कह रहे तुम बेवकूफ हो, धूर्त हो, तुम फालतू बातें हमसे करते हो, जाओ हम तुमसे बात नहीं करें। तो वहां पर चले गए। फिर ऐसे धीरे धीरे उनकी ख्याति बढ़ती गई, क्वेश्चनायर मेथड उनका बढ़ता गया। तो तभी जो है उनके विरोध में उनको बुलाकर एक विष का प्याला पिलाया गया और वो उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो ऐसी कहानियां मिलती हैं। तो याद रखना है हमको इन सब चीजों से कि जब कभी आपके सामने ऐसी कोई भी घटना घटित हो जो आपको लगे कि हाँ गलत हो, तो वहां पर एक बार आप जरूर बोलिए। इससे क्या होगा, जो जैसे मान लो हम गलत बोल रहे हैं, हमारे सामने आप लोग बोलते हो ना, तो हम अपने आप को एक बार देखते हैं ना कि क्या मेरी चीजें कहीं गलत तो नहीं है। अब जिनके द्वारा सिखाए गए हैं, हो सकता है कि मैंने वहां चीजें गलत पढ़ी हूँ, गलत देखी,
तो इसलिए बोलना बहुत जरूरी है सबका। ठीक है, हाँ कुछ बोल रही थी दीपाली जी, बोले। सर मैं बोल नहीं रही थी सर। लेकिन लेकिन मनोज जी कभी कभी, हेलो, हाँ बोले। लेकिन कभी कभी मौन का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि हम विरोध नहीं कर रहे। कभी कभी हो सकता है कि उसका उसका कुछ अलग मतलब। आज मैंने एक चीज क्लास में पढ़ाते हुए सीखा, तो एक गैलीलियो वैज्ञानिक का नाम सुना होगा आपने, भूगोल वेत्ता थे वो, जो उन्होंने तारों को देखने का आविष्कार किया। हाँ वो जब भी आइंस्टीन को देखते थे तो हमेशा हंसते थे उनके ऊपर। क्यों? क्योंकि आइंस्टीन हमेशा वायलिन बजाते थे, ठीक, तो हमेशा हंसा करते थे जब भी वायलिन इनको देखे कि ये क्या वैज्ञानिक है, ये तो हमेशा वायलिन बजाने में व्यस्त रहते हैं। तो एक दिन उन्होंने इनवाइट किया इनको, जब वहां पे गए आइंस्टीन, तो उन्होंने कहा कि देखिए ग्रह जो है, ये जो ब्रह्मांड है, ये हमारी पृथ्वी ऐसे अपनी पूरी खोज इन्होंने बताई कि ऐसे ऐसे। तो आइंस्टीन साहब ने कहा कि देखिए आपने जो कहा वो सही है, लेकिन ऐसे और भी हो सकते हैं। तो इनको लगा ये क्या बहस कर रहा है। फिर 2-3 चीजें उनकी ऐसे ही उन्होंने बताई, और बाद में जब उन्होंने अपने स्टेथोस्कोप सब कुछ लेकर जब उसको चेक किया तो उनकी चीजें सही मिली। तब उन्होंने पत्र लिखकर उनसे माफी मांगी। कभी कभी बेइज्जती में हो रही है फिर भी मौन है व्यक्ति, तो हो सकता है उसका ज्ञान अधिक है, या फिर कभी अगले को समझाना कठिन, इसलिए मौन जरूरी हो जाता है। बिल्कुल, ये हम लोगों के प्रेजेंस ऑफ माइंड पर होता है कि जो व्यक्ति हमारे सामने बोल रहा है, क्या भविष्य में वो कभी घूम फिर कर हमारे सामने आएगा क्या? जब ऐसा व्यक्ति आपको दिखाई दे कि घूम फिर कर हमारे सामने नहीं आने वाला है, तो वहां पर अपनी बातों को स्पष्ट कर देना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। हाँ, लगता है कि बहुत से हम लोग ऐसी जगह घिरे कि हमेशा उनसे मुलाकात होती रहेगी, तो कुछ समय के लिए हमें चीजों पर लिमिटेशन रखना चाहिए, ये मानते हैं। ठीक, हम लोग ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर इतनी बातें जो हम लोगों ने कर ली, तो इसमें जो है 20वीं सदी में जो है वैज्ञानिकों ने परमाणुओं का आविष्कार करना शुरू कर दिया। क्यों? इस नेचरलिज्म के ही द्वारा इन्होंने बताया कि प्रकृति में तीन परमाणु या 3 अणु में तीन तत्व मिलते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इन तीन कणों की खोज करी गई, तो परमाणु को विभाजित किया गया। उनके जब परमाणुओं को अलग किया गया, परमाणु को अलग करते हैं, नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन जब हम लोग पढ़ते हैं, तो उसके द्वारा तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कहानी हम लोग न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ते हैं कि इसकी खोज करी। फिर उन्होंने स्पष्ट किया कि जो ये परमाणु होता है, ये जो ब्रह्मांड पूरा का पूरा ब्रह्मांड बना है, ये पूरे के पूरे ब्रह्मांड को बनने में केवल 3 तत्वों की बात बताई, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इस विचार को शक्तिवाद के रूप में जाना गया। किसके रूप में जाना गया? पावरिज्म के रूप में। किसके रूप में जाना गया? पावरिज्म के। ठीक, शक्तिवाद के रूप में जाना गया। किसको जाना गया? जब हम कहें या जब कोई ये कहे कि यह संसार जो है परमाणुओं के 3 मौलिक कणों से मिलकर बना है, परमाणुओं को विभाजित किया, मतलब कहा जाए कि 3 मौलिक कणों से बना है या परमाणु से बना है ये संसार, तो ऐसी विचारधारा को हम क्या कहते हैं? तो ऐसी विचारधारा को हम पावरिज्म कहते हैं या शक्तिवाद कहते हैं। क्या कहते हैं? शक्तिवाद कहते हैं हम लोग। क्लियर? पावरिज्म की बात या शक्तिवाद की बात अगर आ जाएगी तो हम लोग के माइंड में रहेगा ये चीजें। ठीक, अब हाँ बोले सर आपने फिजिकल साइंस और नेचुरलिज्म बताई है, तो सर समझ में तो आ गई, पर इसमें लिखें क्या? हाँ, इसमें लिखे क्या? इसमें आप ये लिख सकते हैं कि वैज्ञानिकता वाले में या वैज्ञानिक नेचरलिज्म में मुख्य रूप से इसमें परमाणु माने गए, और परमाणुओं को विभाजित करने पर इनके मुख्य रूप से बताया कि प्रकृति जो है, प्रकृति में ये पूरी प्रकृति द्वारा ये जो पूरे संसार का निर्माण हुआ है, वह मुख्य रूप से 3 कणों से मिलकर बना हुआ है, या इस 3 कणों से मिलकर इस पूरे संसार का निर्माण हुआ है, जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। और ऐसी विचारधारा को जो मानते हैं या ऐसी विचारधारा जो होती है उसको हम शक्तिवाद कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? पावरिज्म कहते हैं हम लोग। ठीक है, क्या कहते हैं? शक्तिवाद कहते हैं। जी सर।
ठीक, अब यहाँ पर अगर हम इसके फॉर्म्स की बात करेंगे, ये फॉर्म्स के अंतर्गत भी आएगा। हमारे फॉर्म्स, हम लोग इसमें 3 फॉर्म्स पढ़ेंगे। कौन कौन से 3 फॉर्म्स होंगे, चलिए देख लेते हैं। ठीक है, 3 फॉर्म्स पढ़ेंगे, इनके फॉर्म्स पढ़ेंगे। ऐसे ही जो है ना, जो ऐसी घटनाएं जो है हम लोगों के साथ कुंठा का घर बना देती हैं, लेकिन हम लोग एक शिक्षक के नाते होने के हम लोग के अंदर कुंठा नहीं होगी, बल्कि इसको खत्म करने का, इसको कम करने का प्रयास करेंगे, जरूर करेंगे। सबसे पहले इनके फॉर्म्स की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले फिजिकल है। इतना सब पढ़ लिख गया तब भी आज भी इतना अंधविश्वास है, लोग फॉलो और आखिर वो 2 बच्चों के साथ हुआ क्या था, मिसिंग हो गए थे हुआ। दरअसल ये हुआ कि भाई वो लोग हैं, घर पहुंचे कि नहीं पहुंचे। अब दोनों बच्चे एक साथ जाते हैं और दो में से एक के लिए पूछेंगे, हम दूसरे के लिए नहीं पूछेंगे, तो ये मुझे बुरा लगा। तो ये तो बुरा लगने वाली बात ही है, बच्चे तो बच्चे। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए। लेकिन अब भी संस्थागत स्तर में ये सब चीजें बहुत बहुत बुरे कंडीशन में होती ही है। मेरे साथ हुआ सर, कल हम गए थे अपने डिपार्टमेंट, तो जैसे हम बताएं तो गए थे, हम अपना डिग्री लेने गए थे सर। तो फिर बात हुआ, तो हमारे एचओडी भी थे, ठीक है, वो कुछ विशेष कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। तो फिर हम जैसे ही बोले सर कि मेरा नेट निकला है, तो फिर तो जो वहाँ पे कलर थे अमित सर, तो वो हमको पूछे कितना परसेंट आया। तो मैंने कहा कि 92% आया। तो वो फट से बोलते हैं कि परसेंटेज में बताओ कितना परसेंट आया है। तो हम बताएं सर कितना परसेंट है। तो फिर हम बोले कि सर क्या रिजल्ट देखना है क्या सर? हाँ हाँ दिखाओ। अच्छा। और जो मेरी डिग्री थी ना सर, तो उसमें डिस्टिंक्शन था, वो ऐसा उसको पेपर को मतलब हाथ से कर रहे थे ना, हमको लग रहा था कि क्या है मतलब। फिर बोले कि जिससे उम्मीद था उन लोगों का नहीं निकल रहा है, और जिससे उम्मीद नहीं था उनका निकल रहा है। चलो, तो वो सब चीज लग रहा था सर कि मतलब मेहनत देखना चाहिए। अरे जब आपके साथ तुम बताए, जब हम लोग, हमारा भी ऐसे नेट निकला, तो ऐसी कहानियां सबके साथ बनती हैं। आप देखते हैं आपके जी सर, अजीब लगता है कि वो एसोसिएट है सर, एसोसिएट प्रोफेसर है, बहुत मतलब सीनियर है, बहुत एक्सपीरियंस है। तो लगता है कि उनसे थोड़ा 2 बात अच्छा लगता है कि सुनने में। तो एप्रिसिएशन तो नहीं मिला, बल्कि दूसरे टीचर लोग बहुत एप्रिसिएट किए, लेकिन जिनसे चाहिए था, जैसे लग रहा था, तो वो थोड़ा मतलब हमसे हो सके उम्मीद नहीं था उनको, तो जिससे उम्मीद था उन लोगों का नहीं निकला सर अभी तक। बात ये होता है, लेकिन इसमें कुछ लोगों, इसमें जानते हैं, कुछ लोगों के साथ और लोग, जो और लोग अच्छे हैं ना, उन मान लो 100 है, 100 लोग हैं, 100 में से उसमें से केवल 10 ही लोग ऐसे हैं, लेकिन 90 लोग तो अच्छे हैं हमारे। मेरे नियर अबाउट बहुत से लोग ऐसे हैं जो अच्छे जगह से बिलोंग करते हैं। मेरे पास 90 लोगों का व्यवहार बहुत अच्छा है, लेकिन उन्हीं में से 10 लोगों का व्यवहार थोड़ा सा खराब होता है। तो हम इन 10 की वजह से इन 90 लोगों को नहीं कह सकते गलत ना। हाँ, ये 10 लोग गलत थे, 10 लोग गलत है। हमारे माइंड में सबको गलत नहीं मानना है, जो हमारे साथ कर रहा है केवल उसी को गलत मानना है, उसकी पूरी प्रजाति को या उसकी पूरी उसको नहीं मानना है, उसके पूरे संगठन को नहीं मानना है। ये चीज कंसेप्ट बस ये था ना सर कि हमको ज्यादा, हाँ बिल्कुल, हमको बस लग रहा था ना कि ये ठीक है, आप एटलीस्ट बोल सकते हैं कि गुड है, अच्छा किए आप, इतना तो आपसे निकल सकता था ना सर। उसके बाद आप हमको बताएं कि किससे उम्मीद है, देखिए अपने आप को मोटिवेट, बिल्कुल अपने आप को मोटिवेट कैसे रखना है, मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ ना, कि आप ये याद रखिए कि जितने 100 लोग हैं, 100 में से केवल 10 ही लोग आपको ऐसे मिलेंगे, 90 लोग आपको हमेशा बढ़ाने वाले ही मिलेंगे। ये मोटिवेशन आप अपने अंदर ला के रखेंगे, अपनी मानसिकताओं में अगर जब तक हम लोग रखेंगे, हम लोग के अंदर कुंठा नहीं, द्वेष नहीं आएगी, कुंठा नहीं आएगी, ईर्ष्या नहीं, इन सब चीजों का समावेश होगा ही नहीं। अगर आपने मान लिया कि इन 10 ने किया है, तो मैं इन 90 के साथ भी विश्वास नहीं कर सकता हूं, तब हम लोग जो है पीछे हो जाएंगे। इसलिए अपने माइंड को एकदम पीसफुली रखना है, जिसने जैसा कहा वो उसके लिए वैसा ही स्वागत करते हैं। अब इसी के साथ साथ अगर हम फॉर्म्स की बात करेंगे, तो इनके फॉर्म्स सबसे पहला फिजिकल होता है। फिजिकल में हम लोगों ने एटम की बात करी अभी,
ठीक है, परमाणु की बात करें, लेकिन यहाँ पे मैकेनिकल की बात करेंगे, इस पूरे संसार की बात इन्होंने मैटर एटम के रूप में बताई। लेकिन यहाँ पर जो मैकेनिकल होता है, मैकेनिकल में बोला गया मशीनरी जिसको बोलते हैं, इसको भौतिक बोलते हैं, इसको मशीनरी बोलते हैं, इसको जीव विज्ञानवादी बोलते हैं, इसको बोलेंगे भौतिक, इसको बोलेंगे मशीनरी, यंत्रवादी यंत्रवादी, हाँ यंत्रवादी यंत्रवादी हो जाता है। ये होता है जीववादी, जीव विज्ञान जीववादी होता है, जिसमें हम लोगों ने इसमें एटम की बात करी। मैकेनिकल में क्या करेंगे, इन्होंने बोला है कि ह्यूमन बॉडी एज ए मशीन, मतलब कि मानव शरीर को या मशीन समझते हैं। क्या बोला है इन्होंने, ह्यूमन बॉडी, ठीक है, क्या बोला, ह्यूमन बॉडी एज अ मशीन, मतलब मानव शरीर को मशीन, ठीक है, मानते हैं, ठीक है, मानव शरीर को मशीन मानते हैं। फिर आता है जीव विज्ञानवादी। अब यहाँ पर जीववादी है, जीव विज्ञानवादी क्या मानते हैं, इन्होंने माना है इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। क्या माना है, इवोल्यूशन ऑफ डार्विन का सिद्धांत आ जाएगा ना इसमें सर। ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ लाइफ की बात करते हैं, मतलब कि यह जीवन विकासवादी जीवन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, विकासवादी जीवन की, ठीक है, किसकी बात करते हैं, विकासवादी जीवन की ये लोग बात करते हैं। ठीक है, तो एटम वाली बात तो हमने बता दी। अब मशीन वाली बात भी हम लोग बात कर लें। मैकेनिकल नेचुरलिज्म में क्या बात करते हैं, यांत्रिक प्रकृतिवाद में, तो इन्होंने बोला है कि सम नेचुरिस्टिक सीन्स दिस होल वर्ल्ड एज एन इंस्ट्रूमेंट। इन्होंने बोला है कि कुछ प्रकृतिवादी इस पूरी दुनिया को एक यंत्र के रूप में देखते हैं। किसके रूप में देखते हैं, मशीन के रूप में देखते हैं, एक यंत्र के रूप में देखते हैं। जब यंत्र के रूप में देखते हैं तो उन्होंने कहा कि मानव भी एक उपकरण है जो बाहरी उत्तेजना की प्रतिक्रिया के रूप में जीवित रहता है या कार्य करता है। इन्होंने बोला कि दे बिलीव ह्यूमन इज आल्सो एन इंस्ट्रूमेंट which is alive as a reaction of external stimulation। क्या इन्होंने बोला कि मानव जो है, इन्होंने बोला है क्या कि मानव भी एक उपकरण के समान है जो बाहरी उत्तेजना को देखकर क्रियाशील हो जाता है। क्या होता है, बाहरी चीजों को देखकर क्रियाशील हो जाता है। इसलिए इन्होंने मानव का संपूर्ण व्यवहार तंत्रिका तंत्र, ग्रंथियों और मांसपेशियों पर आधारित बताया है। कि दे बिलीव द कंप्लीट बिहेवियर ऑफ ह्यूमन इज बेस्ड ऑन द नर्वस सिस्टम, ग्लैंड एंड मसल्स। मतलब कि यहाँ पे क्या क्या माना है, नर्वस सिस्टम माना है इन्होंने। ठीक है, नर्वस सिस्टम के साथ साथ ग्लैंड बताया है, ग्लैंड बताया है। ग्लैंड के साथ साथ इन्होंने क्या बताया है, ग्लैंड्स का मसल्स बताया है। ठीक है, मसल्स बताया, मसल्स में क्या इन्होंने, तो इतनी चीजों को इन्होंने बताया है। तो ये पूरी की पूरी, इसमें बहुत से लोग क्या कहेंगे कि ये बायोलॉजी में आ जाएगी, बायोलॉजिकल में इसको आते हैं, बायोलॉजिकल में इसको बात नहीं कहेंगे। ये नर्वस सिस्टम का जो वर्क होगा ये किसमें आएगा, मैकेनिकल में इन्होंने जोड़ा है। ग्लैंड्स की बात किसमें करिए, इसमें करिए। ग्लैंड्स में क्या होती है, ग्रंथियां, इसको क्या बोलते हैं, ग्रंथियां, इसको बोलते हैं ग्रंथियां। मसल्स में क्या बोलते हैं हम लोग, मांसपेशियां,
ठीक है, गलतियां कहां पर होगी एग्जाम में, यहीं पर होगी, जब यहाँ पर ये भी ऑप्शन ये भी ऑप्शन ये भी ऑप्शन दे दिया जाएगा और बोल दिया जाएगा कि नर्वस सिस्टम, ग्लैंड्स और मसल जो है काम करना, बाहरी चीजों को देखकर काम करना शुरू कर देती हैं, तब कौन सा होगा? तो आप फिजिकल, मैकेनिकल, बायोलॉजिकल दिया जाएगा, तो हम सब लोग किस पर लगा के आएंगे? बायोलॉजिकल पर, जबकि सही उत्तर क्या होगा आपका? ये ग्लैंड्स होगा। ये कहीं जल्दी लिखा मिलेगा नहीं, तंत्रिका तंत्र देख के बायो लगा देंगे। हाँ, बायोलॉजी वाले बायो लगाएंगे, सब लगाएंगे। ठीक सर, एक यंत्रवादी में और आता है ना, रिफ्लेक्स एक्शन, मतलब सहज क्रियाओं के बारे में। तो इस रिफ्लेक्स वालों में पहले बोला ना, जिन्होंने स्टिमुलस वाली बात बोली, एक्सटर्नल स्टिमुलस को हम देखते हैं, उसके बाद हम रिफ्लेक्ट करते हैं, तो ये उत्तेजना वाला, उत्तेजना वाला। हाँ, तो पहले जो लिखा है ना, मानव की एक उपकरण है जो बाहरी उत्तेजना को देखकर क्रियाशील हो जाता है, वही वाला इसमें आएगा। अब जब इतनी बातें कर ली, तो अब यहाँ पर सहजी, इसको भी देखना बहुत जरूरी है। इन्होंने एक स्टेप बताया, वो स्टेप बहुत देखना है, और जो दिया है वो दिया, जिसने दिया उनका नाम है डार्विन ने। किसने दिया? डार्विन ने। वैसे हम लोग डार्विन और लेमार्क दो लोगों का नाम पढ़ते हैं, लेकिन डार्विन ज्यादा इंपॉर्टेंट आते हैं। ठीक है, अगर हम देखते हैं इस विषय इसमें, तो डार्विन जो थे, यहाँ पर हम लोग देख लेंगे, यहाँ पर दिख रहा है ना सबको? बताओ, दिख रहा है ना? सिर्फ डार्विन देखेंगे ना, सिर्फ डार्विन। हाँ, डार्विन देखेंगे। डार्विन ने जो दिया था, डार्विन का एक विकासवाद सिद्धांत था। इन्होंने बोला कि डार्विन, फेमस साइंटिस्ट ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के प्रसिद्ध वैज्ञानिक डार्विन ने गेव द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। क्या दिया था? थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। किसको बोलेंगे? थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। तो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन की, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में क्या? विकास सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत या विकासवाद का सिद्धांत, ये बोलते हैं हम लोग। तो इसमें इन्होंने देखिए क्रम बताया है, इन्होंने क्रम बताया है, उसी क्रम को इन्होंने इंपॉर्टेंट माना है। इन्होंने सबसे पहले बोला है कि सिंपल ऑर्गेनिज्म, सबसे पहले लिख देते, सबसे पहले उन्होंने बोला सिंपल ऑर्गेनिज्म। ठीक, पहले पॉइंट में सिंपल ऑर्गेनिज्म हो जाएगा। फिर दूसरे पॉइंट पे इन्होंने बोला है, सबसे पहले इन्होंने, देखो वन बाय वन लाइन पढ़ते जाते हैं, वन लाइन हमको समझ में आएगा। इन्होंने जब बायोलॉजिकल में देखते हैं, तो इन्होंने बोला है कि ही स्टार्टेड दैट इन द बिगिनिंग सिंपल ऑर्गेनिज्म वाज इवोल्यूशन। मतलब विकासवाद की जब हम बात करेंगे, तो सबसे पहले साधारण जीवों का विकास हुआ है। सिंपल ऑर्गेनिज्म की बात हम करेंगे, ठीक है, किसकी? सिंपल, साधारण जीवों का विकास हुआ। या कहीं पे फौना पढ़ते हैं हम लोग, इसी को क्या पढ़ते हैं? फौना। फौना मींस भी क्या होता है? जीव होता है। ठीक है, ये याद रखिए, कहीं पर अगर मिल जाएगा तो आपको और हमको कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये सिंपल ऑर्गेनिज्म। अरे सर, फ्लोरा और फौना वाला कॉन्सेप्ट है, पर्यावरण में होता है, फ्लोरा और फौना का संरक्षण किया जाता है। तो फ्लोरा में आपके आ जाएंगे ये सब वनस्पति वाले, फौना मतलब जीव। हाँ, फिर इसमें इन्होंने बोला है कि यहाँ पर जब जीवों का विकास हुआ, तो जीवों से, फिर उन्होंने बताया कि जीवों से साधारण पौधे विकसित होते हैं। बोल रहे हैं द सिंपल प्लांट्स वेयर इवॉल्वेड फ्रॉम सिंपल ऑर्गेनिज्म। मतलब कि इससे कौन बने हैं? सिंपल प्लांट्स बने हैं, सिंपल प्लांट्स बने हैं। ठीक, सिंपल प्लांट बने। अब प्लांट से क्या बना है? अब बताओ, प्लांट बन गए, फिर तो पहले यानी ये, फिर उन्हें बोला है कि एंड देन फ्रॉम दोज ऑर्डिनरी प्लांट्स केम द ओरिजिन ऑफ ऑर्डिनरी क्रिएचर। अब इन्होंने बोला है कि फिर उन साधारण पौधों से साधारण जीवों की उत्पत्ति होती है। ठीक है, किसकी होती है? जीवों की या पशुओं की उत्पत्ति होती है। अब ये सिंपल प्लांट से पशुओं की उत्पत्ति होती है। ठीक है, ऑर्डिनरी क्रिएचर, क्या बोलते हैं? ऑर्डिनरी क्रिएचर।
ऑर्डिनरी क्रिएचर, ठीक, ऑर्डिनरी क्रिएचर आते हैं। ऑर्डिनरी क्रिएचर से फिर आपको लास्ट में आता है कि इसके बाद किसका विकास होता है, जीवों से होता है, निम्न वर्ग जीव, जीव से पशु। हाँ, फिर इसके आप कहते हैं कि एनिमल्स वेयर इवॉल्व फ्रॉम द सिंपल फाउना, इसी को हम लोग ये लिखा ऑर्डिनरी, ठीक है, ऑर्डिनरी क्रिएचर को हम लोग बोलते हैं सिंपल, कहीं कहीं हम लोग को मिल जाएगा क्या लिखा हुआ, सिंपल फाउना मिल जाएगा। क्या मिलेगा इसी को, ठीक है, सिंपल फाउना कहीं ना कहीं हम लोगों को मिल जाएगा पढ़ने को। ठीक है, यहां पर ये चीजें मिले। फिर इसके बाद जो आता है लास्ट में अब हम लोग क्या बनेंगे, एनिमल्स इसके बाद बनेगा, क्या बनेगा, एनिमल, ठीक है, एनिमल आएगा। अब एनिमल से हम लोग ह्यूमन लाइफ बनती है, क्या बनते हैं, ह्यूमन बनते हैं, एनिमल से ह्यूमन बनता है, ह्यूमन बनता है। अगर हिंदी में बात करेंगे, हिंदी में सबसे पहले हम लोगों के लिए क्या आएगा, साधारण जीव आएंगे, स्टक हो रहा है सर। ये ऑर्डिनरी क्रिएचर, सिंपल प्लांट्स के नीचे ऑर्डिनरी क्रिएचर क्या लिखा है, पौधे, हेलो सर ये जी सर ये ऑर्डिनरी क्रिएचर सिंपल प्लांट्स के नीचे, अच्छा ऑर्डिनरी क्रिएचर पर सिंपल फाउना, साधारण जीव का निर्माण, सबसे पहले साधारण जातियों से साधारण पौधों का, पौधों के बाद साधारण जीव का, फाउना जिसको बोलते हैं, साधारण जीव से फिर वो पशुओं का होगा, फिर क्या होगा, पशु हो जाएंगे, पशु के बाद मानव, ठीक है, यहां पर ये क्रम बनेगा। तो ये क्रम बनाने के लिए हम लोग यहां पर बोल सकते हैं ना, यहां पर ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है, ऑर्गेनिज्म हो जाएगा। फिर आपके प्लांट्स आएंगे, प्लांट्स के बाद आपका आ जाएगा फाउना आएगा, फिर एनिमल आएंगे। बोर्ड नहीं दिख रहा है और आप भी नहीं दिख रहे हो। अच्छा, ठीक है, जस्ट सर थोड़ा स्टक हो रहा है सर, स्टक हो रहा है, एनिमल, और आप नहीं दिख रहे हो, जस्ट मिनट, वो मैंने जूम कर रखा है ना, इसलिए ऐसा है। जो डार्विन ने दिया था, डार्विन के जो क्रम है, इन्होंने सबसे पहले जाति बताई, जाति के बाद इन्होंने पौधे बताए, पौधे के बाद जीव बताए, फिर पशु, फिर मानव, मतलब ऑर्गेनिज्म, प्लांट, फाउना, फिर एनिमल, फिर ह्यूमन, इतनी चीजें बताई हैं। क्लियर है यहाँ पर ये सब पॉइंट, बताओ। नहीं सर अभी लिखेंगे सर, थोड़ा सा थोड़ा सा, ठीक है। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन की बात अगर हम करेंगे तो डार्विन का विकासवाद सिद्धांत हम लोगों को पढ़ने को मिलता है। लिख लिया सब लोगों ने, बताइए। जी सर। ठीक, तो यहाँ पर नहीं अभी बाकी लोग लिख रहे होंगे। हाँ, इतनी चीजें हो गई हैं। अब हम लोग कल सुबह जो है इसको खत्म कर देंगे ना। कल सुबह जो है मेटाफिजिक्स हो गया, मेटाफिजिक्स इपिस्टेमोलॉजी पे हम लोग बात करेंगे, और इपिस्टेमोलॉजी और ऑक्सियोलॉजी एंड एथिक्स पे हम लोग बात करेंगे। और कल ये आपकी, कल मॉर्निंग में ये आपका
कंप्लीट हो जाएगा नेचरलिज्म, ठीक है। और कोशिश करेंगे कि 8 बजे जो लोग देख सकते हो क्वेश्चन पेपर देखेंगे, नहीं देख पाएंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन एक क्वेश्चन पेपर 10 क्वेश्चन पेपर 10 क्वेश्चन जो है लगाएंगे 9 या 10 जो आप लोगों को मैंने पीडीएफ में दिए थे उसी को सॉल्व करा देंगे ना, मिक्स वाले, ठीक है। बताओ। जी सर। ठीक ठीक, चलिए सभी को शुभ रात्रि, अच्छे से सोइए, ठीक है। चलिए गुड नाइट सर। गुड नाइट। और सुबह मॉर्निंग वॉक जरूर करिए ना, मॉर्निंग वॉक और गर्म पानी जरूर पीजिए। सर गर्म पानी तो पीते हैं बट वो वॉक वाला चीज नहीं हो पाता क्योंकि घर से बाहर ही नहीं निकल पाते। छत के ऊपर करिए, घर में ही थोड़ा सा वॉक कर लीजिए। हाँ वो कर लेंगे, वो हाँ, तो थोड़ा बहुत बड़ा जरूरी भागते ही रहते हैं दिन भर तो भागना लगा ही रहता है, वो तो पता है। चलिए ठीक है, ठीक है, सब लोग सोइए, आराम करिए, ठीक। ओके, गुड नाइट, जय हिंद सभी को। गुड नाइट सर।